I'm not feeling today well because I was suffering from fever and flu for the last 3 days. But since the lecture was decided already, so I'm here in front of you. And I'm seeing some seniors as well who are sitting there, like Mia Sattu Saab and some others. I'm really privileged. आज का जो लेक्चर है हम सब मुझे सदर साहब ने बताया कि ये प्रीडोमिनेंटली framing of issues पर है सीधे सीधे ऑर्डर 14 जो है वो तो गरीबन सबकी नजर में है क्या नहीं है? ऑर्डर 14 किताबें किस किस के पास है? सबसे पहले ये बताएं कितने लोगों के पास किताबें किताबें मंगवा लो, लाइब्रेरी से जाएंगे, जितनी सी किसी की किताबें सारी मंगवा लो, अपने चैम्बर से मंगवा लें सब लोग, मोबाइल में निकाल लें, जिस जिसके पास मोबाइल है वो निकाल लें, जिसके पास किताबें नहीं किताबें मंगवा लें, जिन लोगों ने वाकई कुछ पढ़ना है, वाकई कुछ सीखना है, वाकई कुछ चीज समझनी है, but don't waste your time and don't waste my time as well. जब तक ये लोग आते हैं तब तक जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इस मरतबा अपीयर होना है एग्जाम में, वो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जिन्हें सवाल में अपीयर होना है? सिविल जज के एग्जाम में आपने अपीयर होना है। आपका नाम क्या है? आपने अपीयर होना है? नहीं होना। यार ये लेक्चर जो अब मैं देने वाला हूँ ये sort of academic lecture है, और this is not for the people who are practicing regularly. This is for the people who are going to appear in the examination. So the tendency, the way of delivering the communication, that will be according to the academic standard. And for the people who are practicing here, there might be some seniors who would be willing to give you lecture on the topic which you like. Potential candidates must be here, Sadar Sir. The potential candidates, because I shown my willingness to give lecture for those people who are potential candidates, because they have very short time. Last time एक हमारे यहाँ पे बैठे थे जिन लोगों जो पहले अपील हो चुके हैं और उन्होंने कहा था कि जो 12(2) और 12(2) का जो लीगल फॉर्म है वो कौन सा होता है, 12(2) कहाँ कौन सी स्टेजेस पर 12(2) जो है वो तब्दील हो जाती है और उसके कौन से जो फॉर्म्स बनते हैं, लाइक अगर नीचे से 12(2)
जो है वो नीचे डिग्री पास होती है और उसके अगेंस्ट अपील होती है, तो जो 12 लोग है वो कहाँ पर फाइल होनी है। और फिर अगर ऊपर जो है वही डिग्री दोबारा सेटिसाइड हो जाती है या पास आउट के लिए हो जाती है, तो फिर वहां पे भारत को देनी है या नीचे लेनी है। इसके लिए मैंने उन्हें ये कहा था कि आई विल गिव यू the judgment, the basic judgment which was pronounced by the Honorable Supreme Court of Pakistan, and that was the judgment actually who has given the principles that where the petition under Order 12 Rule 2 would be filed. Please note it down. I am writing the citation name here. PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 358। अगर हो सके तो इसको नोट डाउन करके ना ये भी उठवाएं इस लाइब्रेरी के कुछ परसेंट जो This is the landmark judgment for deciding the forum to file the petition of 12 subsection 2. किताबें आ गई सबके पास? तकरीबन आ गई। ठीक है। अच्छा शुरू करते हैं हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज चौदह आर्टिकल 14 ऑर्डर 14। अच्छा हमारे जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जरा मुझे एक मरतबा ये बता देंगे, इसको बिठा दो कि एक्चुअली इश्यूज जो है वो होते क्या है। क्या है इशू? हम इशू एक लेमैन को समझाना चाह रहे हैं। मैं मिसाल आपको देता हूँ। कोई आदमी हमारे पास आ गया, वो किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क है, उसको हमें बताना है कि इशू ये होता है। तो कोई आदमी मुझे ये बताए उसको हमें कैसे समझाना है कि इशू किसे कहते हैं। व्हाट इज इशू? एनीबॉडी? पार्टीज के दरमियान जो कंट्रोवर्सी होती है ना, उसको वो जैसा इश्यूज फ्रेम कर देते हैं कि ये आपने साबित करना है, ये आपने साबित करना है। जो वो कंट्रोवर्सी होती है तो प्री कैर के दरमियान उसको जो जज साहब साबित करने के लिए इश्यूज जो है वो ठीक है। मियां साहब की बात कि जो इश्यूज होते हैं एक्चुअली वो होती है material controversy between the parties. Material controversy। अच्छा अब मैं तारीफ तो आ गई, मियां साहब ने तारीफ कर दी। अब मैं चाहूंगा कि उसामा साहब मुझे ये बताएं कि जो मटेरियल कंट्रोवर्सी है, अगर हम उसको इलस्ट्रेट करना चाहें, हम उसकी कोई एग्जांपल देना चाहें किसी बंदे को कि मटेरियल कंट्रोवर्सी क्या है दरअसल, जिसके ऊपर इशू फ्रेम होगा, तो उसामा साहब क्या हो सकती है? अब सिर्फ ये है जैसे एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है, उसमें हमने जो मुद्दई है उसने दावा दायर किया कि इसने मुझे किरारनामा मुआहदा तय किया, इतने पैसे लिए, वसूल किए। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेटलेट पे आ गया। अब जब आप दावे में मौक़िफ़ आ गया डिफेंडेंट का कि मैंने इसको कोई पैसे नहीं दिए, ना लिए, ना कब्जा हवाले किया,
अब डिफेंडेंट की तरफ से बर्डन ऑफ प्रूफ ये आ गया कि उसने साबित करना है कि मैंने इससे कोई सौदा नहीं किया। अब ये तनकीद तलब की जो तनकीद तलब है, अब प्लीडिंग जवाब दावा भी प्लीडिंग है और जो अर्जी दावा है वो भी प्लीडिंग में शुमार होगा। अब इन दोनों चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने अब डिटरमिन करना है कि कौन सी तनकीद तलब है इनके दरमियान, उस पर इशू फ्रेम वजह हो जाना है। लेकिन जनाब से मैं एक और भी गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सिविल की प्रैक्टिस करते हैं, इशू तो आ जाते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा सर गाइड कर दिया जाए कि एक होते हैं लीगल इशू सर और एक होते हैं फैक्चुअल इशू सर, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ख्याल सुना जो उसामा साहब कहा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में बयान करना चाहें तो एज पर प्लीडिंग्स which are written in their plain by the plaintiff and written in this written statement by the defendant, जो divergent views, जो एक दूसरे से इख्तिलाफी बातें, एक आदमी कहता है कि ये जो सीपीसी की किताब है ये मेरी है, सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर देता है, कहता है कि ये किताब मेरी डिक्लेयर की जाए ड्यू टू दीज potential documents which I am attaching with the file। ये डॉक्यूमेंट, ये किताब है, ये मेरी डिक्लेयर कर दी जाए, कोर्ट मुझे इसकी डिग्री दे। ऑन दी अदर हैंड डिफेंडेंट जब फाइल करता है अपने स्टेटमेंट, वो कहता है सॉरी सर, ये डॉक्यूमेंट जो उसने पेश की ये तो जाली है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये डॉक्यूमेंट तो जनाब कैंसिल हो चुके, फलां डिपार्टमेंट ने अपनी इंक्वायरी हैंडल करते हुए ये डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिए। तो ये डॉक्यूमेंट दरअसल इसको सपोर्ट नहीं करते। ये किताब मैंने 2016 में खरीद ली थी और जो ये शख्स कह रहा है कि ये किताब इसकी है, ये शख्स जो मालिक ही अपने आप को 2014 की बात कर रहा है। तो जो लेटर इन टाइम है, हम जिसके पास बाद में पैदा होने वाला कोई डॉक्यूमेंट हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी दरमियान में आ गई। अब इशू जो है वो इसके ऊपर फ्रेम होना है। क्यों फ्रेम? इसलिए हम इशू करेंगे कि जो कोर्ट है, याद रखिएगा, मैं आपको एक बारीक बात बताने वाला हूं, जो सीनियर्स हैं वो भी और जो जूनियर्स हैं वो भी, कोर्ट ने जो डिग्री पास करनी है, जो जजमेंट देनी है, वो इश्यूज पर देनी है, प्लीडिंग्स पर नहीं। और जो एविडेंस आनी है वो भी इशू के मुताबिक आनी है, जो कि हमने अखज़ किए हैं प्लीडिंग्स में से। तो इसका मतलब है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो निकल के सामने आती है कि प्लीडिंग जो हम, जाहिर है हम सब जानते हैं प्लीडिंग हम कहते हैं किसे, प्लीडिंग में से प्लीडिंग में क्या क्या चीजें शामिल हैं? एनीबॉडी? प्लीडिंग की तारीफ दी हुई है उसमें, ठीक है, और एंड डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते, जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच हैं, जो और ठंडा नहीं। जो डॉक्यूमेंट प्लेन के साथ अटैच है और जो डॉक्यूमेंट रिटन स्टेटमेंट के साथ है वो भी प्लेटिंग में शामिल है, क्योंकि वो सिविल में, सिविल लॉ में फैक्ट्स डॉक्यूमेंट के बेस पे प्रूफ होते हैं। इसीलिए ये प्रिंसिपल वजह किया गया है कि डॉक्यूमेंट्स एक्सक्लूड द ओरल एविडेंस। अगर एक ओरल एविडेंस में जाकर, ओरल एविडेंस तो आपने जाके अल्फन बयान में ये कहना है ना जी कि मैं फला 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 चीज का मालिक हूं, अब साथ में कि उसकी कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो उस चीज की प्रॉपर्टी को, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी जाहिर कर रहा है, तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो आउटकास्ट कर देगा उस ओरल एविडेंस को। ठीक होगी बात? अच्छा, अब इश्यूज में मटेरियल कंट्रोवर्सी हमें समझ आ गई क्या है जिसकी बेस पे हम इशू फ्रेम करते हैं। एक सर रिक्वेस्ट है तो जनाब डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक सर ना यही जो तैयारी कर रहे हैं
जनाब ने जो बात की है ना कि जो डॉक्यूमेंट्स आप दें, उस पर एक जजमेंट आई थी 2017 CLC पेज 495, वो नोट कर लें। उसमें ये होता है कि अगर कोई चीज़ एग्जिबिट नहीं हुई, उस पर इनसार भी नहीं किया, लेकिन वो प्लीडिंग के साथ डॉक्यूमेंट लगा है, तो कोर्ट उस पर भी इनसार कर सकती है। बड़ी वसी जजमेंट है। ये जो बात कर रहे हैं ना, दरअसल उसामा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। ये एक्चुअली जो एक कानूनी शहादत में एक टर्म इस्तेमाल होती है, जुडिशियल नोटिस। ये एक टर्म है एक्चुअली। जुडिशियल नोटिस कहते हैं ऐसे अख्तियार को, ऐसे प्रेरोगेटिव को कि जो कोर्ट ले सकती है, इस्तेमाल कर सकती है टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, दुरुस्त फैसले तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा केस है, अब हमें अपने जो जुडिशियल वर्क है उसमें ये देखने को मिलता है कि एक ऐसा केस है कि जिसमें प्लेंटिफ की एविडेंस भी डेफिशिएंट है, डिफेंडेंट की एविडेंस भी डेफिशिएंट है। वो ऐसा एम्बिगुअस केस है कि जो दोनों तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन एक मखसूस डॉक्यूमेंट अगर आ जाए जो कि ना उन्होंने पेश किया ना उन्होंने पेश किया, तो वो डॉक्यूमेंट डिसाइड कर देगा केस को। लेकिन वो डॉक्यूमेंट चूंकि एविडेंस में पेश नहीं हुआ, एग्जिबिट नहीं हुआ, और वो डॉक्यूमेंट एक तीसरी पार्टी, एक तीसरे डिपार्टमेंट, तीसरे शख्स के पास है, तो कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करते हुए उसको समझ कर सकती है और उसको देख सकती है टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, टू डिसाइड द केस इफेक्टिवली। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल नोटिस। फिर 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट जो एक्चुअली जुडिशियल नोटिस का जो टर्म इस्तेमाल हुई कानूनी शहादत में, वो 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कैंसिल नहीं करवाया गया, जिसको कंट्राडिक्ट नहीं किया गया, और वो 30 साल तक इफेक्टिवली इन फील्ड रहा, तो लॉ कहता है कि दैट शैल बी प्रिज्यूम्ड ट्रू एंड परफेक्ट, and that shall be relied upon at the time of deciding the case. समझ आ गई बात की? अच्छा, अभी हम इश्यूज, चूंकि हमारा बेसिक जो है वो इश्यूज ही है, हम इसीलिए बार बार उड़ के जो है वो इश्यूज पर आ जाते हैं। There are 3 types of issues. Number 1, issues of facts. Number 2, issues of law. And number 3, mixed issues of law and facts. 3 किस्म के इश्यूज हैं। इन तीनों किस्म के इश्यूज को आप अगर देखें तो ये जो आपका आर्टिकल 14 है, ये इसके जो रूल्स हैं वो आगे चलते चलते आपको इन तीनों चीजों के ऊपर बयान करेंगे। मैं किताब इसलिए आपसे खुलवाई है ताकि दरमियान में कुछ पढ़ना चल जाए तो पढ़ दें, अदरवाइज ये जो लेक्चर जो डिस्कशन होगी, अगर किताबों से समझ आना होता तो किताबें तो आपके पास थी, तो किताब को हम एक साइड पे रखते हैं फिलहाल। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, इश्यू ऑफ फैक्ट क्या है? ना तो मियां साहब ने जवाब देना और ना ही उसामा ने जवाब देना, मगर जुनेद रहमान साहब जवाब देंगे। इश्यू ऑफ फैक्ट क्या है? वो होंगे जो फैक्ट्स पर मीन के जो प्लेन में होंगे, उनमें से जो फैक्ट्स होंगे ये दोनों के जो मैच करते हैं वो सब। ये एक लेमैन है हमारे पास आए हुए, ये एक डिपार्टमेंट में क्लर्क है, ये नया नया लॉ कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे बताएं इशू ऑफ फैक्ट हम किसे कहते हैं, जरा इनको समझाएं कि इशू ऑफ फैक्ट एक्चुअली
मिसालों से बताएं कि इशू ऑफ फैक्ट है क्या, क्या हम इनको समझ ये मैट्रिक पास है सिर्फ, इनको इन्होंने कानून नहीं पढ़ा, इनको नहीं पता कि जो है आप एक माशाल्लाह जो है वो काबिल कानूनदान है, तो आप इनको समझाना। सर लोग फ्रेंड्स जो होती है ना, डिफेंडेंट की भी और प्लेंटिफ की, उसमें जो कॉमन चीज होती है वो शो फैक्ट, मैं समझ गया हूं। और कोई साहब जो इनको समझाना चाहे, ये बहुत शौकीन है कि इनको बताया जाए कि जो है वो इशू ऑफ फैक्ट कैसे कहते हैं। एनीबॉडी एल्स जो ये बता सके कि इशू ऑफ फैक्ट दरअसल क्या है। हमने 3 एग्जाम लिख दिए, इन तीनों एग्जामों के गिर्द ही इशू घूमते हैं, और ये 3 इशू जिसको समझ आ गए, जिसको इसका इस्तेमाल आ गया, वो बड़ा बेहतरीन वकील बनता है एक बार। और इन तीनों इश्यूज को दुरुस्त तरीके से फ्रेम करना जिसको आ गया, वो बड़ा बेहतरीन जज बनता है, क्योंकि कल कलाम को जजमेंट इश्यूज के ऊपर आनी होती है। जी सर, मेरे ख्याल में जो इशू फैक्ट होता है ना, जब किसी भी प्लेंट के अंदर जो मटेरियलिस्ट चीज होती है जिस पर उनकी बेसिकली मामला चल रहे होते हैं, एक आदमी कहता है कि ये टेबल है, ये मेरा है, दूसरा कहता है ये मेरा है, तो जो कह रहा है ये प्लेंट कहता है ये मेरा, कहता है आपके पास जो चीज है आपके कब्जे में है, दूसरा कहता है मेरे पास ये रसीद मौजूद है। ये जो बेसिक ये चीजें हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीजें जो होंगी ना, वो इसी फैक्ट में सर फॉल। वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हिम, ही हैज गिवन अ वेरी गुड आंसर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ज़हन में रखें कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा फैक्ट किसे कहते हैं। हम इशू ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, फैक्ट एंड फैक्चुअल इशू, तो फैक्ट किसे कहते हैं? दिस इज अ बॉटल filled with water. This is a fact. A thing which can be seen, which can be proved, which can be touched, which can be smelled, which can be tasted is a fact. आपकी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, जो उन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए जब आप किसी चीज को पहचान लेते हैं, वो फैक्ट है। जैसे उन्होंने ये कहा कि जी एक शख्स कहता है कि ये बोतल मेरी है, मैंने खरीदी थी, ये एक फैक्ट है। दूसरा पार्टी कहती है जी इसने डेफिनेटली खरीदी थी, बाद में से मैंने खरीद ली थी, ये भी फैक्ट है। एक पार्टी कहती है कि ये डिग्री मुझे दी जाए तमीज़ मुख्तस की कि ये प्रॉपर्टी मैंने रजिस्टर करवाई थी, लेकिन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने इसका इंतकाल दर्ज नहीं किया। दिस इज अ फैक्ट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले आ जाकर कहते हैं जनाब ये जो रजिस्ट्री इसने करवाई थी वो तो कैंसिल हो गई, ये इसका ऑर्डर है। दिस इज आल्सो अ फैक्ट। वसूलियाती किताबें में सूट फॉर रिकवरी में एक पार्टी कहती थी कि इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे 32 लाख रुपए, वो पैसे मैंने से वापस नहीं दिए, इट्स अ फैक्ट। दूसरी पार्टी कहती थी मैंने इसको इसके बदले में 10 पैसे दे दी थी, पैसे पूरे हो गए, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन इन दोनों के दरमियान में फील कर रहे होंगे कि बात कंट्रोवर्सी आ रही है, दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक बात के ऊपर मुतमिन नहीं हो रहे। इसी को हम मटीरियल कंट्रोवर्सी कहते हैं। और मटीरियल कंट्रोवर्सी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इशू ऑफ फैक्ट्स के साथ रिलेट करती है, क्योंकि लॉ के ऊपर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि लॉ को यहां होना या नहीं होता, लॉ इन एग्जिस्टेंस है या लॉ इन एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बात तो अपनी जगह पर कायम है। समझ आ रही बात की?
अभी भी इसके बारे में अगर पूछना चाहें तो दोबारा पूछे, क्योंकि हम इसके बारे में आगे चलते हैं। जी Sir, एक चीज what I have understood from the answer of this brother as well as your question, issue of fact ये है कि मैं claim करता हूँ this chair is mine, ठीक है, ये मेरा claim है, and the fact is it is in my custody, in my possession. ठीक है। अब आपने issue of law में ये देखना है कि either I am a lawful owner or possessor of this chair or not. मैं आपको बताता हूँ, ये बात मैं आपको तशरीफ रखिए। ये क्वेश्चन भी पड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसको डिफाइन नहीं करता। एक पार्टी एक बात कहे, दूसरी पार्टी दूसरी बात कहे। वो जो आपने कही है ना कि वेदर आई एम ए लॉफुल ओनर और नॉट, ये तो दरअसल आपकी जो आपका क्लेम है वो उसकी बेस है, जिसकी बेस पर आप कह रहे हैं कि मैं इसका ओनर हूं। लॉ ये नहीं है, वो भी हम क्वेश्चन ऑफ लॉ की तरफ चलते हैं। Actually, I'm bit about the concept of issues of facts. If you are saying that both facts are correct at the same time, how can they both be a fact? हकाइक, if I translate it to Urdu, हकाइक, मैं भी क्लेम करता हूँ कि ये चेयर मेरी है, जुनैद साहब भी क्लेम करते हैं कि ये ये चेयर मेरी है। Sir, one has to determine what is actually the fact is. Either it is mine or his. Then this is what actually the Two facts court. cannot be right at same time. Sir, this is what. Please, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम दोनों पार्टियां अगर एक बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाए तो फिर ट्रायल तो चलता ही नहीं है। ट्रायल तो फिर चलता ही नहीं है ना। एक पार्टी तस्लीमी जवाब तक नहीं देते हम, तो क्या होगा? तो अदर पार्टी उसको कहता है इसको डिग्री कर देता है, क्योंकि जो फैक्ट है दैट हैज बीन एक्सेप्टेड, द क्लेम हैज बीन एक्सेप्टेड, तो उसको डिग्री करेंगे और प्राइवेट। तो क्योंकि वहां पे तो कंट्रोवर्सी रही नहीं, कंट्रोवर्सी रहेगी तो इशू फ्रेम होंगे। अगर कंट्रोवर्सी नहीं है तो इशू फ्रेम नहीं होंगे। दरअसल इशू का मतलब यही होता है टू नैरो डाउन द कंट्रोवर्सी, टू नैरो डाउन द कंफ्लिक्ट, द बोर्ड ऑफ कंटेंशन। उसको नैरो डाउन कर ले। नैरो डाउन का मतलब है उसको एक पॉइंट पर ले आए ताकि उसके ऊपर एविडेंस दी जा सके। समझ लगी? अच्छा, ये हो गया इशू ऑफ फैक्ट्स। अब आ जाता है इशू ऑफ लॉ। इशू ऑफ लॉ जो होता है वो दरअसल ये होता है कि क्या इसके बारे में मैं कहता हूं कि जी जो सूद हम यहाँ पे अक्सर देखते हैं, आपने देखा भी होगा कि जी मैंने बैंक ऑफ पंजाब से गाड़ी लीज पर ली थी, सिविल सूट फाइल हो रहा है, ये ज़हन में, सिविल सूट या सिविल कोर्ट फाइल हो रहा है कि मैंने गाड़ी बैंक ऑफ पंजाब से लीज पर ली थी, वो गाड़ी जो है अब मैंने उसको किस्तें अदा कर दी है, तो ये जो गाड़ी है ये मेरे नाम डिक्लेयर की जाए थी, मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब कह रहे थे आपने मजीद पैसे भी दे दिए। यहां पर जो जवाब दवा आता है उसमें वो ये लीगल, जैसे हमने लीगल वो ये कहते हैं जनाब आपकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जिस कोर्ट में ये केस फाइल हुआ है उसकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ये तो जुरिस्डिक्शन बैंकिंग कोर्ट की है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन द बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए जो रिकवरी ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है, रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, ऑर्डिनेंस रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस, उसके तहत कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का सूट जो है वो बैंकिंग कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में नहीं चला। अब उन्होंने जो उधर उठाया कि जनाब सिविल कोर्ट में जो जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है इसको रिटर्न करें, सिर्फ बैंकिंग कोर्ट सुनेगी, दैट इज इसके ऊपर जो इशू लगेगा, जो इसके ऊपर इशू फ्रेम होगा वो इशू ऑफ लॉ होगा। इसकी और बहुत सारी मिसाल है कि जो इशू ऑफ लॉ को डिपेंड करती है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं
किसी सूरत में इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ दोनों लगे हुए हैं। एक इशू ऑफ लॉ क्या है भला कि जी दावा ज़ाम के तहत काबिल इतराज़ है, ये वजूहात हैं इसमें, चूंकि ये दावा पहले किल हाई कोर्ट डिसाइड कर चुका है, पहली अपील दूसरी अपील तमाम फैक्ट्स के ऊपर एविडेंस लेके पहली ट्रायल कोर्ट में, दूसरी अपीलेट कोर्ट में, फिर सेकेंड अपील में हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको डिसाइड फाइनली कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये गए नहीं, टाइम गुजर चुका, द डिसीजन हैज अटेन्ड द फाइनल। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो नया सूट इन्होंने इसके लेटर से कर दिया, वही प्रॉपर्टीज है, वही पार्टीज है, वही कोर्ट जिसने सबसे पहले इसके डिसीजन दे रखा है। तो मुझे बताएं कि इस सूरत में अब ये दोनों इश्यूज हैं, इशू और फैक्ट और इशू ऑफ लॉ, कौन सा इशू सबसे पहले डिसाइड होगा? लीगल इशू जो है वो सबसे पहले वो डिसाइड। वेरी गुड। जब दोनों इश्यूज हों आपके सामने तो फिर लीगल इशू सबसे पहले डिसाइड हो। ये लॉ की विल है कि जहां पे भी दोनों इशू आपके पास हो वहां पे कोर्ट इज बाउंड टू डिसाइड द लीगल इशू फर्स्ट, और उसके तहत उसका फैसला। उसके लिए एक तीसरी किस्म का इशू जो है वो फ्रेम किया जाता है, जो कि उसे हम कहते हैं, सॉरी, चौथी किस्म का प्रिलिमिनरी इशू। प्रिलिमिनरी इशू वो इशू होता है कि जिसके ऊपर एविडेंस भी ली जा सकती है और एविडेंस के बगैर आर्गुमेंट्स के ऊपर भी डिसाइड किया जा सकता है, दोनों सूरतों में। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रिलिमिनरी इशू। अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी लॉ की बेस पे वो कहते हैं, सॉरी, जैसे औकाफ की प्रॉपर्टीज जो है, औकाफ की प्रॉपर्टीज, उनसे रिलेटेड कोई भी सूट सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बार किया हुआ। इवन ये भी नहीं चल सकता जी कि ये प्रॉपर्टी औकाफ में शामिल नहीं है। हम समटाइम ये सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कि दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग कंसीडर्ड एज औकाफ प्रॉपर्टी by the Awqaf department, whereas this property was purchased by my proprietors in 1960. Hence, this property may be declared as a private property, as we are the legal heirs of the proprietors. वो कहते हैं ये सूट भी नहीं चल सकता कि ये प्रॉपर्टी औकाफ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। क्यों? अब उसके जवाब में, चूंकि जवाबदावे में लीगल यूजर आया औकाफ डिपार्टमेंट के जनाब छोड़ दे सारी बातों को, वो आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपकी जुरिस्डिक्शन बैन कर दी है। दैट इज एन इशू ऑफ लॉ। समझ आ गई बात की? कुछ कोई बात अगर है ये तो मुझे बता। दैट इज एन इशू ऑफ लॉ। अब एक तीसरा इशू है, मिक्स्ड issue of law and fact. ये mixed issue of law and fact है जी। दो आदमियों के दरमियान पार्टनरशिप है तो ये होगा क्वेश्चन ऑफ इशू ऑफ फैक्ट। लेकिन ये जो मतलब पार्टनरशिप है ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये आएगा इशू ऑफ लॉ। इन दोनों को हम सारा इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूं। जब हम जवाबदावे में ये उज़र लेते हैं कि ये दावा टाइम बार वो कहता है कि मैं ये टाइम टाइम बार एक आदमी ने सूट फाइल किया 1960 में ये इंतकाल हुआ था, इस इंतकाल को नल एंड वाइट करार दिया था। दूसरी पार्टी आती है जनाब फ्रॉम द फेस ऑफ द फाइल दिस सूट इज टाइम बाउंड।
अब जो इसके ऊपर इशू है, जो फ्रेम होगा कि whether the suit is within time, और इसका बारे सबूत प्लेंटिफ पर होगा, क्योंकि प्लेंटिफ आया है कोर्ट में इसको डिक्लेयर करवाने के लिए, वो बताए कि उसका सूट विद इन टाइम है या नहीं है। बारे सबूत इनिशियली उसके ऊपर है। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। और याद रखिए इन दोनों इश्यूज के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, यानी इसको इशू को प्रूव करने के लिए यू नीड टू गिव एविडेंस, इशू फैक्ट्स, ठीक है। इस इशू को भी प्रूव करने के लिए जाहिर है ये डिफेंडेंट मोस्टली उसके ऊपर होता है, डिफेंडेंट के ऊपर, तो डिफेंडेंट बताए कि जनाब ये लॉ के तहत इस जुरिस्डिक्शन को कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है, ठीक है, जुरिस्डिक्शन है या ये दावा अदरवाइज रॉन्ग कोर्ट को फाइल हो गया है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इस पर भी एविडेंस रिक्वायर्ड। लॉ कहता है मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट को आप आउटराइटली फैसला नहीं कर सकते कि एक आदमी सेक्शन 11 की एप्लीकेशन दे देता है कि जी ये देखिए ये जिस दावा लाइफ पार्ट है इसको खारिज किया जाए। लॉ कहता है जो लिमिटेशन है वो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। तो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट, जहां भी मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट होगा वहां पे एविडेंस रिक्वायर्ड होगा। ट्रायल होगा, पूरा दोनों पार्टीज एविडेंस देंगी और एविडेंस के बाद उसका फैसला होगा। ठीक हो गया? तीन एग्जाम के इश्यूज हमने डिस्कस कर। अब मुझे आपको बताना है कि इस सारी सूरत हाल में और आपको क्या चीज जो है वो समझनी है इश्यूज में। अच्छा, इश्यूज का जो ऑर्डर है वो आप जानते हैं 14 है, लेकिन इसमें अब जो नया मेरे पास है ये जो अमेंडेड जो वो लॉ है जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अमेंड किए हैं अपने ऑर्डर्स को, उसमें 12 11 ये है आप लोगों के पास, ये जो अमेंडेड लॉ है, अमेंडमेंट्स हैं, ये आप लोगों के पास है कि नहीं है? सर इसमें कौन सी प्रोविजन है? बड़ी बहुत सारी प्रोविजन अमेंडमेंट आई है। ये जो प्लेंट है उसके आगे जो रिटन स्टेटमेंट है वो पहले तो विद इन 30 डेज था, अब आप कितने दिन हो? वो भी 30 डेज ही है, वो तब तो था मई फाइल जी जी और सफिशिएंट कॉज थी। अब एक दिन भी नहीं उसका। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि the court shall close the right of filing the statement if the written statement is not filed within the 30 days. Shall close. अब हाथ बिल्कुल बंद है। अब हर मैटर टाइम बाउंड केस। डिस्क्रिशन तो कोर्ट डिस्क्रिशन, सब डिस्क्रिशन को जितनी जल्दी खत्म करेंगे हमारा, वो तो जनाब को शाबाश मिलेगी कि इस आदमी ने जल्दी खत्म किया है। नहीं है डिस्क्रिशन और चीज है जनाब, सर, वो तो लीनियंट व्यू भी। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिशन उसी को कहते हैं। ये जो ऑर्डर 14 में भी अमेंडमेंट आ गई है। इन रूल 1 क्या था? ऑर्डर 14 का रूल 1 देखें, पढ़ेंगे आपके साथ, पढ़ के इसको, जिनकी तो आवाज थोड़ी सी ऊंची है। ऑर्डर 14 रूल 1 पढ़े आप पढ़े। Framing of issue. Issue arises when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other. अदर पार्टी। ठीक हो गया? अब इसका सब 5 है। हाँ जी। At the first hearing of the suit, the court shall, after reading the plaint and the written statement, if any, and after such examination of the parties, as may appear necessary, ascertain ascertain
sorry, assertion, not assertion. Assertion on what material proposition of fact or of law supporting are at Variance. and shall therefore proceed to frame and record the issue on which the right decision of the case appears to be dependent. अब उन्होंने इसकी जगह पर इस जो नंबर 5 है, इसकी जगह पर जो एडिशन की है, जो सब्स्टिट्यूशन की है, इसको जो सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उसकी जगह पे तब्दील कर दिया, वो ये है. At the first hearing of this court, after the proceedings under order 10, order 11 and 12, the court shall, after reading the plain the written statement and such examination of the party as may be necessary, determine the material proposition of the facts of the law in dispute between the parties and shall proceed to frame and record the issues on which the decision is likely to depend. ये इसके अंदर इन्होंने ऐड करके इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब जो हमारी अमेंडमेंट है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की, ठीक हो गया. ऑर्डर 14 में ये फिलहाल ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हुई है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास ये एक सेट है, चाहे कोई साहब अपील हो रहे हैं या नहीं हो रहे एग्जाम में, इस मसला इस जो सेट ऑफ अमेंडमेंट है, इसकी कॉपी हर शख्स के पास होनी चाहिए. ये अवेलेबल है, कोई एक साहब कॉपी करवा ले इसको और फिर वो उनसे बाकी सामान कॉपी करवा लें. बस कम है, एक कॉपी करवा के अपने पास रख लें और बाकी सब लोग फिर नासिर साहब से कॉपी करवा लीजिए. ये करवा के इसकी कॉपी ये मुझे वापस कर दें, ठीक हो? अच्छा जी, ये तो हो गया सब जनरल इश्यूज के बारे में. अच्छा, अब ये है कि कोर्ट कैन अमेंड द इशू at any stage, even at in the appellate stage. हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि appellate stage पर इशू अगर दुरुस्त तरीके से फ्रेम नहीं हुए तो जाके दोनों वकील साहब वहाँ पे ये बयान दे देते हैं कि चूंकि इशू दुरुस्त तरीके से फ्रेम नहीं हुआ, इसको रिमांड करो. Appellate court has all the powers of the trial court. They can amend, they can alter, they can add issues. अमेंडमेंट इशू की जरूरत वहां पे पेश आती है जहां पे जो लीगल कंट्रोवर्सीज हैं या जो मटीरियल कंट्रोवर्सीज हैं, चाहे वो लॉ की है, चाहे वो फैक्ट की है, चाहे वो मिक्स है, उनमें से कोई चीज रह गई तो एक एडिशनल इशू बाद में फ्रेम कर लिया जाता है. अच्छा, मजे की बात यह है कि हम ये जानते हैं कि हर इशू के एंड पर हम एक एब्रिविएशन लिखा देखते हैं, ओपीडी. इसका एब्रिविएशन क्या है, मुखफ़फ़ क्या है? जी, इस बेसिकली ना ये तो तर्जुमा हो गया उस टर्म का, बैठे ठीक है ये बात, लेकिन इसको है ओनस प्रोपेंडाई. ओनस प्रोपेंडाई और प्लेंटिफ एंड अगर ये ओपीपी है तो या ओनस प्रोपेंडाई और डिफेंडेंट अगर ये ओपीडी है. एक और लिखा होता है ओपीपी पार्टीज, कभी देखा है? एक ऐसा इशू फ्रेम होता है जिसके सामने लिखा होता है ओपी पार्टीज. और समझती है कि एक ऐसा इशू है ये कि इसको दोनों पार्टीज ने प्रूव करना है. अच्छा, ये तो होगी ये बात. अब इश्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है?
इश्यूज की इंपॉर्टेंस ये है कि दी पार्टीज हैव टू लीड देयर एविडेंस as per the onus casted by the court while framing the issues. एक प्लेंटिफ आता है और कहता है कि मुझे डिक्लेरेशन की डिग्री दें, ये जो सूट प्रॉपर्टी है ये मेरी है और जो डिफेंडेंट्स हैं वो इस पर इलीगली कब्जा जमा रहे हैं, इलीगली इसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जाहिर है वो कोर्ट में आया है, सिविल लॉ का उसूल है, बेसिक प्रिंसिपल है सिविल लॉ का कि the plaintiff has to stand upon his own legs irrespective of the defects in the case of the defendant. ये बड़ी बड़ी मैं आपको बात समझा रहा हूँ, इस पे बहुत झगड़े होते हैं, इस पे बहुत मसाइल उठते हैं। ये बात अंडरस्टैंड कर ले सिविल लॉ को पढ़ने वाले, सीखने वाले, समझने वाले, जिन्होंने प्रैक्टिस करनी और जिन्होंने नहीं भी करनी वो भी। आपने कभी देखा है कि जो एक्सपर्ट की सूट लॉ हो प्लेंटिफ का, ऐसा सूट जिसमें डिफेंडेंट हाजिर नहीं आया, डिफेंडेंट के खिलाफ एक्सपर्ट की प्रोसीडिंग हो गई और एक्सपर्ट की एविडेंस आ गई, अब एक्सपर्ट की आर्गुमेंट्स हुए फाइनल और सूट खारिज हो गई। देखा है ये भी होता है। क्यों होता है? जो प्रैक्टिसिंग है शायद हमें इस बात को समझने लग जाए, ऐसा क्यों होता है कि भाई एक्सपर्ट की एविडेंस है ही रिपोर्टर में तो कुछ है ही नहीं। मुगला से कहा कि इसमें आर्गुमेंट सब देखें, रिपोर्टर में कुछ नहीं है, तो मेरा सूट जो है इसको डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है, सिविल लॉ में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल बताया कि the plaintiff has to stand upon his own legs। अगर उसकी अपनी टांगें हैं, यानी अगर उसका अपना केस विद इन द लॉ प्रूवेबल है, तो लॉ वो जो सूट होगा वो डिग्री होगा, वरना नहीं होगा। चाहे डिफेंस की साइड से कोई एविडेंस उसको डिफेंड करने के लिए आई है या नहीं है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लगी बात को? इसलिए बात का जब एविडेंस लीड की जाती है, एविडेंस भी एक बहुत ही बड़ा ट्रिकी एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत ही डीपली पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ना पढ़ाने वाले को वो आता है, ना पढ़ने वालों को आता है। अल्हम्दुलिल्लाह QSA का पेपर भी हम देते हैं, वो पास भी हो जाते हैं, लेकिन QSA नहीं आता, कानून शहादत नहीं आता। कानून शहादत बहुत दूर है, उस तक पहुंचने के लिए बहुत डेप्थ ऑफ लीगल इक्विपमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, इश्यूज फ्रेम हो गए, इश्यूज में एविडेंस आ गई सारी, टाइम ऑफ फाइनल आर्गुमेंट्स आ गए। यस, 7 साल केस चला, 500 सफ़े की फाइल हो गई, जरा भी हुई, सब कुछ हुआ। एंड पे आकर पता चला, अभी एक केस मेरे पास है, मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। सूट फॉर पोजेशन है, थ्रू पार्टीशन है। सारी एविडेंस देने के बाद, 2 सीधी टुकड़ा है उसमें, सारी एविडेंस देने के बाद जब फाइनल आर्गुमेंट्स हुए तो पता चला कि जो रिलीफ क्लेम किया गया था वो तो
पोजेशन था पार्टीशन की बुनियाद पे, पार्टीशन का इशू फ्रेम नहीं हुआ। अब इफेक्टिव डिग्री तो राइट एंड प्रॉपर इश्यूज फ्रेम किए जाने के बगैर पास नहीं हो सकती, बिकॉज वो मटेरियल कंट्रोवर्सी थी उन दोनों के दरमियान, जो हम मटेरियल कंट्रोवर्सी की हम बात करते चले आ रहे हैं। फिर क्या कानून फिर क्या कहता है? इसमें गालिबन कोर्ट को पावर दी गई है ऑर्डर 14 के रूल 5 में। 5 क्या है जी? यस, the court may at any time, बड़ी अहम बात है, at any time, but आगे उसके ऊपर चेक नहीं क्या, before passing a डिग्री पास ना हुई हो, अमेंड द इश्यूज, तब्दीली कर सकते इश्यूज को, और फ्रेम additional issues on such terms as it thinks fit, and all such amendments or additional issues as may be necessary for determining the matters in controversy between the parties shall be so made or framed. The second है, the court may also at any time before passing a decree strike out गैर जरूरी इशू अगर बने हुए हैं उनको स्ट्राइक आउट भी कर सकती। स्ट्राइक आउट मीन्स निकाल दो any issue that appears to be the wrongly framed or introduced। ये है पावर कोर्ट की टू फ्रेम द एडिशनल इश्यूज, टू अल्टर द इश्यूज, टू अमेंड द इश्यूज। चूंकि असल मकसद है इफेक्टिव डिग्री पास करना। इफेक्टिव डिग्री पास करने के लिए जो एविडेंस है वो राइट इश्यूज पर आनी चाहिए, राइट इश्यूज पर, जो दुरुस्त कंट्रोवर्सी को नैरो डाउन करके बनाए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं। इसलिए फ्रेमिंग ऑफ इशू एक बहुत ही अहम टॉपिक है। मुझे सदर साहब ने कहा था कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के ऊपर जो है वो लेक्चर होना चाहिए। मेरा वैसे पर्सनली नहीं ख्याल कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जो है वो लेक्चर होना चाहिए। इट वाज वेरी सिंपल। आपने देखा ही है कितना आसान ये था, इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो समझना आसान थी। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज सेटल डाउन हो गया कि नहीं? अब हमारे पास टाइम है, अब आप अपने अपने जो दीगर चीजें हैं उनके बारे में आप सवाल करो। सर, अगर कोई एडिशनल इशू अपीलेट कोर्ट, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट्स है, उसमें सब कुछ शामिल है कि वो वहां पे एडिशनल इशू फ्रेम करे, वहां पे एविडेंस रिकॉर्ड करे। लेकिन चूंकि ट्रायल कोर्ट ने पहले सारा केस ट्राई किया होगा, तो वो बेहतर ये समझते हैं कि उसके बारे में दे दे डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन के साथ इसको रिमांड कर दो कि जाके इस इशू को डिसाइड करें, whether by taking the evidence or not। जी आज कुछ हिलजुल नहीं है, ऐसे लग रहा है अभी आपने पार्टीशन की बात की, पार्टीशन को नहीं माना गया था, तो बता के एग्जांपल। लेकिन अगर रिलीफ लिखा जाए, वहाँ अदर चार्जेस की जो भी होती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो दे सकती है उसको, पार्टीशन का आप कुछ फ्रेम कर सकते हैं उसके ऊपर कर सकते हैं। तो फिर हमने किया, फिर हमने एडिशनल इशू फ्रेम किया। और याद रखिए, जब एडिशनल इशू फ्रेम होगा और वो फैक्चुअल इशू हो तो उसके ऊपर एविडेंस आनी मस्ट है। अब वो एंड में पहुंचा हुआ है केस, फाइनल आर्गुमेंट्स पर लगा हुआ है, हर किस्म की दोनों साइडों की एविडेंस क्लोज हो चुकी है, लेकिन
दोनों कौंसिल की मौजूद में कोर्ट ने महसूस किया कि इसके ऊपर जो एक रिलीफ था जो दोनों तरफ से मांगा और डिनाई किया गया, मटेरियल कंट्रोवर्सी थी, उस पर इशू फ्रेम नहीं हुआ, तो एक एडिशनल इशू फ्रेम किया गया और उस एडिशनल इशू के ऊपर एविडेंस तलब की गई। अगरचे दोनों कौंसिल्स ने बाद में ये कहा कि हम इसको एविडेंस देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो एविडेंस हमने देनी थी या जो बातें हमने पूछ ली या डिनाई करनी थी, वो बातें जो हमारी पहली एविडेंस आई हुई है उसमें आ गई। उस बाबत फिर दोनों से उनकी जो है वो स्टेटमेंट्स वो रिकॉर्ड करवा ली जाती हैं और पैनल जो है उसको डिसाइड करती है। यस और anybody else? Yes. सर एक डिग्री सुप्रीम कोर्ट से पास हो के आ जाती है एग्जीक्यूशन के लिए ट्रायल कोर्ट में, तो उसमें क्लैरिकल मिस्टेक है तो सिविल कोर्ट ट्रायल कोर्ट भी उसे राइट कर सकते ना क्लैरिकल मिस्टेक फिर भी नहीं कर सकते। कौन हाथ लगाए भाई? 151 में सर जो है वो देखिए मैं तो नहीं करूँगा, आप करवा लीजिए, आप मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो क्लैरिकल मिस्टेक को भी डेफिनेटली जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखना होता है। मौजूद है कि ट्रायल कोर्ट करते नहीं है वैसे ट्रायल कोर्ट में, लेकिन रूलिंग मौजूद है कि कर सकती है क्लैरिकल मिस्टेक है। रूलिंग्स पता कहाँ की है? हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। वो एक साल से पूछा कि ये एक साल पूछा कि ये जो एक मंथ जज जो है इसकी रूलिंग मौजूद है, आप उन्होंने बेल ले ली थी हाई कोर्ट, तो आप क्यों नहीं लेते? उनको वो हाई कोर्ट के लिए थी, हाई कोर्ट तक कभी जाएंगे ना तो हाई कोर्ट दोबारा ले लेती आपकी बेल। और ये याद रखें कि नीचे से खारिज हुई थी 2 मरतबा, तब वो हाई कोर्ट गई थी, इसलिए अब भी ये नीचे से खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जो है केस लॉ अथॉरिटीज जी वो तो बाइंडिंग नहीं है तमाम कोर्ट्स, बिल्कुल बाइंडिंग है, किसने कहा कि नहीं बाइंडिंग? फिर बात ये है कि हाई कोर्ट की जो है वो तशरीफ रखिए, मैं बता दूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी केस में बेल ली हो या डिसाइड किया हो, तो कभी एंड पे किसी जजमेंट में किसी ने ये लिखा हुआ देखा है कि हर सूरत में इस तरह के केसेस में बेल लिए जाए? कभी देखा है? They are only defining the legal principles. We have to follow the legal principles of the decisions of the Honorable Superior Courts of the Pakistan. Because, you know, the facts of every case are different from the others. हाँ करें ना। मंशियात के मुकदमात में जी स्टीरियोटाइप FIR होती है, हर केस में वही हालात और वाकयात बयान किए जाते हैं, होते हैं। मुखबिर ने इतला, तो कम अज कम वो जो बिल्कुल जिनमें रिजेंबलेंस हो केसेस में, तो उनमें तो वो असूल इतलाक करेगा ना हाई कोर्ट वाला कि वहाँ 9 सीटें बेल हो रही है, तो उसी किस्म की एक FIR और आ जाती है लोअर कोर्ट में, तो उसमें भी वो जमानत तो होनी चाहिए। Now she is triable by the Sessions Court. So किसी रोज हम Sessions Court के कोई साहब यहाँ पे आएंगे, उनसे सवाल कीजिए। Anybody else regarding the topic or otherwise the topic which is related to civil law? मैं फौजदारी मुझे किए हुए कोई 6-7 साल हो गए, फौजदारी को मैंने टच नहीं किया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं जिस जगह पे भी गया, जहाँ पे मैं पोस्ट हुआ, वहाँ पे जब उन्हें पता चला कि सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट की कोर्ट यही साफ करते आए पीछे से, उन्होंने फौरन उस कोर्ट मेरे हवाले कर दी, फौरन उस कोर्ट में जो है वो मुझे आपने समझे एलोकेट कर दिया। तो इस वजह से अभी तक
जो है वो सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट की ही कोर्ट करते चले आते हैं। अच्छा, अब मैं एक जनरल जो आपको करना चाह रहा हूँ ये है कि एक किताब, आप सब लोगों की अंग्रेजी वीक है मेरी तरह, आप जानते हैं, ऐसे ही ऐसे ही है ना, बाबाजी मदन कहे ना सच को बोल। नहीं हाँ यस। अच्छा, मैं आपको अवेंड करता हूँ उस कंपनी के ऊपर कि आप सबकी अंग्रेजी मेरी तरह वीक है सवाए राणा साहब के, ऐसा ही है। I am not bad at English, sir. Not home at English. मैं एक बेसिक किताब आपको बताने लगा हूँ, बड़ी आसान किताब है और बड़ी ही इफेक्टिव है। हमारे यहाँ हमारे स्टेनोग्राफर्स जो हमारी जजमेंट्स ऑर्डर डिक्टेट कर करके उनको समझ आ जानी चाहिए कि कहाँ पे क्या सीगा लगाना है, कौन सी जगह पे प्रपोजिशन लगनी है, कौन सी जगह पे इसकी जो है एडजेक्टिव लगना है, उसके ऊपर एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो फिर भी गलतियां कर रहे होते हैं बेशुमार। जिस गलती को 10 मरतबा दुरुस्त करते हैं ना वो एक ही अंदाज में, वो 11वीं मरतबा फिर वही होती है। इसकी एक वजह है, और वो वजह है कि हमारी जो बेसिक्स है ना इंग्लिश की वो बिल्कुल नहीं ठीक। We have to be very specific about the basics of the grammar of the English. वो बढ़िया है। एक किताब है जी, उसका नाम है अतीक प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। आपको बड़ा पता नहीं अच्छा लगेगा, ये शर्मिंदगी होगी कि ये किताब पता कौन से क्लास के लिए लिखी गई है? 8th क्लास के, 8वीं जमात में। इतनी खूबसूरत ये किताब है, मैं आप सब लोगों को ये कहूंगा कि आप इस किताब को जरूर लेके इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, पढ़ना शुरू करें। और ये वो किताब है कि जिससे कब मैंने इसको पढ़ा, मैंने एपीएस से एजुकेशन हासिल की अपनी बेसिक मिडिल तक, आर्मी पब्लिक स्कूल से, जहाँ पे कोई चीज इवन रोना, हंसना, बोलना, दाखिल होना वो भी अंग्रेजी में होता है, वो उर्दू में रोने भी नहीं देते, ठीक है। तो एक खास हद से आगे तो हम चले जाते हैं, लेकिन जो उसकी बेस है वो समटाइम डेफिशिएंट रह जाता है। जब हमने कंपटीशन की तैयारी शुरू की तो हमारे सीनियर थे, मैं उसमें पढ़ रहा था कि एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है, या हम पढ़ रहे थे रेलन मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर, ठीक है। वो उन्होंने मुझे कहा यार बात ये है कि ये किताबें जो है ना, ये जो लिखी गई हैं ये एडवांस यूजर्स के लिए, हमारी जो कि नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो हमें अपने इंग्लिश को बेसिक्स को बेहतर बनाना। तो तुम ये किताब खरीदो, कोई इतनी छोटी सी किताब है, बिल्कुल बहुत छोटी सी, ये किताब खरीदनी गई। मैं कहता हूँ यकीन कीजिए कि इसने सारी जो बेसिक है वो बड़ी खूबसूरती से लिखी, इतनी खूबसूरती से लिखी गई है कि ग्रामर की बाकी सारी किताबें दरअसल आपको नींद दिलाती हैं, आपको सुनाती हैं, ठीक है। ये किताब जो है ये आपको सोने नहीं देती, ये आपकी बेसिक्स जो है उसको इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प अंदाज में जो है वो ठीक है। तो ये किताब आप जरूर लें। अच्छा, एक ये किताब होगी, जब आप इसको कर लेना तो फिर आप ये किताब एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, एक ये किताब और दूसरी किताब रेलन मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर, ठीक हो गया। बेसिक्स जो इंग्लिश की ग्रामेटिकल जो स्ट्रेंथ है, जो ग्रामेटिकल आपकी
एक एबिलिटी है। इस किताब में आपको प्रेस राइटिंग वो इसमें भी मिलेगी, लेकिन ये जो कि एक पाकिस्तानी सैयद साहब अली शाह ICS ऑफिसर थे, उनकी लिखी हुई ये किताब है, और आज भी कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए बाइबल का दर्जा रखती है। ठीक है, इसमें आपको प्रेसिज, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, वर्ब्स, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड मेनी अदर्स थिंग्स जो कि रिक्वायर्ड है आपके इंग्लिश के पेपर के लिए, वो आपको मिल जाएगा। फिर ये जो रन एंड वाटर हाई स्कूल ग्रामर है, ये थोड़ी सी छोटी किताब है, इंग्लिश में बड़ी खूबसूरत लेकिन ये किताब है, बहुत ही शानदार। इसमें भी इसको भी पढ़ने में अपने ही नशा है, इसको आप देखें, पढ़ें। लेकिन इंग्लिश की किताबें जो लिंग्विस्टिक्स की किताबें होती हैं, ये लिंग्विस्टिक्स की किताबें हैं, ग्रामर की किताबें, वो पढ़ने के लिए नहीं होती, प्रैक्टिस के लिए। बहुत बड़ा फर्क हम भूल जाते हैं। ये लिटरेचर नहीं है, ये लिंग्विस्टिक्स है। तो लिंग्विस्टिक्स के लिए आपको ये किताबें जो है ये करनी है, और लिंग्विस्टिक्स का उसूल ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। 2 से 3 घंटे कम से कम आप इंग्लिश को, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स आपकी बेहतर हो जाएगी, वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, डेफिनेटली आपकी जो जनरल रीडिंग है वो इंप्रूव कर जाएगी, और आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। अच्छी जुबान आप कब लिख सकेंगे? जब आप अच्छी जुबान पढ़ते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल छोटे बच्चे की है। एक बिल्कुल नौमलूद बच्चा अंग्रेजों का भी होगा तो आप उसको 10 साल तक अपने पास रखें। 6 महीने का बच्चा लिया, उसको अपने पास रखें, वो पंजाबी बोलेगा, अंग्रेजी उसको नहीं आएगी। और ऑन अदर हैंड 6 महीने का बच्चा आप किसी पंजाबी का अंग्रेजों का वहां छोड़ देंगे, 8 साल बाद वो आपको अंग्रेजी लहजे में अंग्रेजी बोलता हुआ नजर आएगा। वजह क्या है? बिकॉज ही इज लिसनिंग द लैंग्वेज। He is listening and he is reading the language. वो पढ़ भी रहा है, ठीक है। बोलने का, अच्छी अंग्रेजी बोलने का ताल्लुक है लिसनिंग से। जितनी ज्यादा अंग्रेजी आप सुनेंगे, आप उतनी ज्यादा अच्छी बोलेंगे। और लिखने का ताल्लुक है पढ़ने से। जितनी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी आप पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी आप लिखेंगे। सर, इस किताब के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये दूसरे नंबर पर जो है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, इसमें ये उर्दू में भी वर्ड के बारे में जी इसमें है, इसमें है। ये जो कि पाकिस्तानी की लिखी हुई किताब है और बहुत शानदार ये किताब है। 1950s की पब्लिश है, 50s